नमस्कार। कैसे आप लोग? अ, बहुत लंबे समय से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय बंद थे, जिससे पठन पाठन प्रभावित था। इस बीच आप हमसे जुड़े रहे। हमने बहुत कुछ हद तक कोर्स पूरा कराया और अब विद्यालय रीओपन होने जा रहा है 19 अक्टूबर से। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों कि विद्यालय ओपन हो जाए तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई रोक दी जाए। मैंने निर्णय किया कि नहीं, मैं अपनी तरह से पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। तो मैंने एक पठन पाठन को ऑनलाइन जारी रखने के लिए ऐसा निर्णय लिया और आशा करता हूं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और दोस्तों में भी वीडियो शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे यदि वीडियो पसंद आए तो। हाँ, इसके पहले हमने 2 अध्याय में अध्ययन किया, जो कि था भारत के भौतिक स्वरूप और अपवाह तंत्र के बारे में। इस अध्याय में जो हमारा अध्याय चौथा है, 9th ज्योग्राफी का, जलवायु, इसमें एक चीज तो ये कि अन्य अध्यायों की अपेक्षा ये अध्याय ऐसा है जो एक इमेज पे आधारित है। यानी आपको एक कल्पना करते हुए इमेज बनानी होगी और इस अध्याय को तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं जब पहला अध्याय जो हमने पढ़ाया था, भारत आकार और स्थिति, उसका आप एक बार अच्छे से अध्ययन करें। हमारे जो पीछे की वीडियो है उसको जरूर देखें। वो अध्याय यहाँ पर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे इस अध्याय को समझने में। दूसरी चीज, इस अध्याय में हम समझेंगे कि आखिर दिसंबर जनवरी के महीने में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अप्रैल मई के महीने में मौसम इतना गर्म क्यों होता है, जून जुलाई के महीने में वर्षा क्यों होती है, इस प्रकार के ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, इसको हम इस अध्याय में विस्तृत रूप से समझेंगे। कुछ आंकड़े जो हमें बताते हैं कि देखा जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताप में, वर्षा में विविधता पाई जाती है। ये विविधता क्यों पाई जाती है, इसका कारण सहित उत्तर हमको इस अध्याय में मिलने वाला है। जैसे देखा जाए तो गर्मी के दिनों में एक तरफ जहां थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वहां पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है गर्मी के दिनों में। शीत ऋतु में देखें तो शीत ऋतु में जहां आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में द्रास में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं आपका तिरुअनंतपुरम में 20 डिग्री सेल्सियस शीत ऋतु में तापमान होता है। इतना अंतर एक छोर से दूसरे छोर में।
वर्षा की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होती है और ये वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के आने से होती है। ये सब हम आगे समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। और बहुत जल्दबाजी में इस अध्याय को हम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है कि इसकी बारीकियों को बताना बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। तो बात कर रहे थे वर्षा की, तो सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन राम मेघालय में होती है, जो कि वार्षिक वर्षा 400 डिग्री सेल्सियस तक होती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जैसलमेर राजस्थान में वर्षा 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों है, इसको इस अध्याय में हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जलवायु जलवायु क्या है। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे होंगे मौसम क्या है, जलवायु क्या है, और इसकी रटी रटाई परिभाषा भी आप पढ़ते आ रहे होंगे। जैसे जलवायु क्या है, किताबों में लिखा होता है मौसम की औसत दशाओं का योग जलवायु कहलाता है। याद तो है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट तो किताबों में बहुत लिखे होते हैं, समझना कैसे है यहां से समझना है। जलवायु को स्पष्ट करने से पहले आपने अवलोकन किया है मौसम का। मौसम क्या है, जैसे कि देखेंगे कि सुबह सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, और फिर ऐसा हो कि वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने लगे, फिर अगले ही क्षण क्या हो कि मौसम साफ निर्मल हो जाए और तेज धूप निकल जाए। तो इस प्रकार पल पल, घंटे घंटे या दिन सप्ताह में ताप, वर्षा या वायु, इन स्थितियों में जो बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जो दैनिक परिवर्तन होता है, वो मौसम कहलाता है। यानी दिन, सप्ताह, घंटे में जो मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं, उसको हम कहते हैं मौसम। और यही मौसम जब इसका एक औसत देखा जाता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक लंबे समय तक एक समान किस प्रकार की मौसम की दशाएं हैं, तो वो योग कहलाता है जलवायु। जैसे किसी ऐसे क्षेत्र को देखा जाए, क्या औसतन वहां ज्यादातर ठंडा होता है या औसतन ज्यादातर गर्म क्षेत्र है। जैसे थार का मरुस्थल या सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, तो वो क्या है, औसतन वो गर्म क्षेत्र है। वहीं देखा जाए तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष भर शीत ऋतु, ठंडा का मौसम होता है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है। तो जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो उसको हम कहेंगे कि ठंडी जलवायु। वहां की कैसी जलवायु है, ठंडी जलवायु है। तो ये होता है जलवायु, मौसम की औसत दशाओं का योग जलवायु। एक शब्दों में कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो क्षणिक घटनाएं हैं उसको हम कहते हैं मौसम, और वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को कहा जाता है जलवायु। तो ये हुआ मौसम और जलवायु में अंतर भी आपको जानना है। वायुमंडल की क्षणिक घटनाएं जो घटित होती हैं, क्षण प्रतिक्षण बदलती हैं, मौसम, और दीर्घकालिक अवस्था कहलाती है जलवायु। आगे समझेंगे कि मानसून क्या है। और इससे पहले देखें कि जलवायु में हमने नोट किया है कि जलवायु भारत की कैसी है।
जो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा विषुवत रेखा के दोनों ओर, जैसे आपने अक्षांश देशांतर में पढ़ा होगा कि ये मान लीजिए ग्लोब है ना। तो ग्लोब में ये हो गया आपका विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। तो कर्क रेखा के जो है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है ना। इस तरह से बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे तो सब उसमें स्पष्ट होगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को हम कहते हैं उष्णकटिबंध। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। और इसके ऊपर के भाग को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और जो ध्रुवों के पास है उसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो इस दृष्टि से तो देखा जाए तो भारत 2 जलवायु प्रदेशों में पड़ता है, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में जो भारत का भाग है वो पड़ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध में, क्योंकि 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच गुजरता है कर्क रेखा, तो इसके उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा। लेकिन भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय फैला हुआ है। भारत के उत्तर में इस तरह से हिमालय फैला हुआ है, जो कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है। ध्यान देंगे कि साइबेरिया क्या है? रूस का पूर्वी भाग साइबेरिया कहलाता है। क्योंकि अब ध्रुवीय क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, तो इस क्षेत्र से आने वाली हवाएं भी ठंडी होती हैं। तो जब ये चीन होते हुए जब भारत में प्रवेश करना चाहती हैं, तो हिमालय उसको रोक देता है, और इस तरह हमारा देश भारत शीत ऋतु का अनुभव यानी उन ठंडी हवाओं के प्रभाव से बच जाता है, और पूरा ये इलाका उष्णकटिबंधीय जलवायु जैसा लक्षण प्रतीत करता है। तो शीत हवाओं के रुकने से पूरा भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब जलवायु क्या है यह हम स्पष्ट कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्या है? उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और मानसूनी जलवायु, मानसून किसको कहेंगे? मानसून, देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। मानसून से तात्पर्य एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के मुताबिक यानी ऋतु के अनुसार परिवर्तन से होता है। सीधे से अर्थों में मानसून का तात्पर्य यह है कि वायु की दिशा में ऋतु के मुताबिक परिवर्तन हो जाना। तो वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है ऋतु के अनुसार, उसी को कहते हैं मानसून। जैसे कि हवाएं शीत ऋतु में, भारत में हवाएं शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थल से कहां चलती हैं? समुद्र की ओर चलती हैं। जबकि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से
अस्थल की ओर चलती हैं। ध्यान देंगे इसको फिर थोड़ा सा आगे। कैसे? जैसे मान लीजिए भारत है, छोटा सा मानचित्र बना देते हैं और समझने के लिए। चलिए ठीक है। देखिए क्या है कि मानसून क्या है? मानसून का अर्थ है ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाना। तो शीत ऋतु में क्या होता है कि हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, आप जानते हैं कि इधर ये क्या है, तट है। तो तट के चारों ओर इधर अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिंद महासागर। यानी भारत की स्थिति ऐसी है कि चारों ओर से, तीन ओर से वो जो है जल से घिरा हुआ है। तो ग्रीष्म ऋतु में इस महासागर के ऊपर से पवनें इस तरह से प्रवाहित होती हैं, जबकि शीत ऋतु में पवनें इस स्थलीय भाग से समुद्र की ओर चला करती हैं। इस प्रकार का परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में देखने को मिलता है। देखें कि भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहला उत्तर पूर्वी मानसून, और दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में तथ्य यह है, ध्यान से सुनेंगे, और जब आप वीडियो देखें तो कॉपी और पेन लेकर भी बैठें कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप नोट कर सकते हैं। नोट करते जाइए। इसमें लिखिए उत्तर पूर्वी मानसून, हेडिंग डालिए और लिखिए कि उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलता है। उत्तर पूर्वी मानसून में पवनें शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। उत्तर पूर्व क्यों? इसकी दिशा कैसे है? जैसे इसको कहेंगे पूर्व, इसे कहेंगे पश्चिम, इसे उत्तर और इसे दक्षिण। ये वाली दिशा क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। तो इसकी दिशा कैसे है? ऐसे है। तो इसलिए कहते हैं क्या इसको? उत्तर पूर्व। समझ में आया? तो उत्तर पूर्वी मानसून। दूसरी चीज कि इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है। नमी की मात्रा यानी आर्द्रता की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ये स्थल खंड से होके गुजरती हैं। तो जब स्थल खंड से होके गुजरती हैं तो इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें एक फैक्ट ध्यान देंगे, तथ्य यह है कि इधर से जो आने वाली हवाएं हैं, ये भी तो स्थल खंड है, इधर से जो हवाएं चल के आती हैं और बंगाल की खाड़ी से होके आती हैं, तो बंगाल की खाड़ी से ये पवनें नमी को चुरा लेती हैं, यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और फिर आकर के तमिलनाडु के तट पे टकराती हैं, और तमिलनाडु के तट पर शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनती हैं। आपने सुना होगा कि शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु के तट पे भारी वर्षा होती है ना? तो उसका कारण क्या होता है? उत्तर पूर्वी मानसून, या इसको लौटता मानसून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लौटता मानसून। ध्यान से समझेंगे और एक एक
तथ्य को बारीकी से समझेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं तो ये बहुत जटिल चैप्टर है। चलिए ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद क्या है, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी इसमें पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। यानी ये दक्षिण पश्चिम और यहां से कैसे उत्तर पूर्व की ओर, और इस प्रकार ये हवाएं कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ये पवनें यानी दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में चला करती हैं या चलती हैं, और चूंकि ये सागर से ऊपर से होके आती हैं तो देखें कि सागर के जल से नमी ग्रहण कर लेती हैं, है ना। नमी कैसे ग्रहण कर लेती हैं, जैसे इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी है। तो इसमें जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दो रेखाओं के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सूर्य वर्ष में एक बार सीधा जरूर चमकता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ताप होता है, गर्मी होती है, और जब सागर के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्प बन के ऊपर उठता है, यानी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वही नमी युक्त वायु जब ऊपर उठती है तो हवा के प्रवाह से जब उसकी दिशा जिस ओर होती है तो नमी युक्त हवाएं उस ओर चल देती हैं। यानी धूप पड़ती है सागर के ऊपर, सागर क्या होता है, सागर का पानी गर्म हो जाता है, वाष्पीकरण हुआ, वाष्प बन के ऊपर उठ गया, और फिर पवन के सहारे यानी बहते पवन के साथ वो वाष्पीकृत वायु चलायमान हो जाती है इस तरीके से, और ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ये परिघटना कैसे होती है इसको भी हम स्पष्ट करेंगे, पहले इतना जानिए। तो इस तरह भारत में प्रवेश कर जाती है और पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट की पहाड़ी से टकराकर इन क्षेत्रों में, और इधर हिमालय की उपस्थिति के कारण पूरे उत्तर भारत में भारी वर्षा करती हैं। ये नमी युक्त हवाएं जब ऊंची हिमालय की चोटियों से टकराती हैं तो अपनी नमी को छोड़ देती हैं और फिर वर्षा होती है। तो यह है दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में आता है, और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। चलिए आगे समझते हैं थोड़ा और इसको बारीकी से। जलवायुवी नियंत्रण, जलवायवी नियंत्रण यानी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक या परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको हम समझेंगे कि जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए देखिए, किसी भी इलाके की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए 6 प्रमुख घटक हैं। किसी भी इलाके या क्षेत्र की जलवायु को 6 घटक हैं यानी कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अक्षांश, तुंगता या ऊंचाई,
वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। बहुत ध्यान से अगर इतनी चीजें समझ गए तो जलवायु का बिल्कुल ये बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ऐसे अगर आप समझ जाते हैं तो आगे आप कहीं से प्रश्न पूछा जाए आप बता सकते हैं, आगे की तैयारी भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि अक्षांश को समझिए। अक्षांश यानी किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में अक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे? पृथ्वी की आकृति कैसे है? गोल है। पृथ्वी की आकृति गोल है और इसकी गोलाई के चलते सूर्य का प्रकाश विभिन्न अक्षांशों पर भिन्न भिन्न प्रकार से चमकता है। यानी सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांशों पर एक समान नहीं चमकता है, कारण पृथ्वी की आकृति गोल है। जैसे मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, गोल है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। सूर्य का प्रकाश देखें कि सीधा कहाँ पड़ता है, इन क्षेत्रों में सीधा पड़ता है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे प्रकाश क्या होता है, उसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस कारण विषुवत पर सबसे सीधा सूर्य का प्रकाश चमकता है और धीरे धीरे विषुवत से उत्तर की ओर जाने पर ताप की मात्रा यानी सूर्य के प्रकाश की मात्रा अक्षांश के मुताबिक कम होती जाती है। तो इस कारण ताप की मात्रा भी विषुवत से ध्रुवों की ओर बढ़ते हुए ताप की मात्रा क्या होती जाती है बच्चों? कम होती जाती है। ताप की मात्रा कम क्यों होती जाती है? सूर्य का प्रकाश विषुवत पर सीधा चमकता है और धीरे धीरे ध्रुवों तक आते आते प्रकाश फैलता जाता है और इस प्रकार कम ताप ध्रुवीय क्षेत्रों में पड़ता है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्र अत्यधिक ठंडे होते हैं जबकि विषुवतीय क्षेत्र अत्यधिक गर्म होता है। यहाँ का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है और ये क्षेत्र अधिक गर्म होता है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वर्ष में एक बार सूर्य सीधा चमकता है। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और इस परिक्रमण गति के दौरान उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और पृथ्वी झुक कर परिक्रमा करती है। पृथ्वी झुक के परिक्रमा करती है यानी पृथ्वी का झुकाव कोण कितना है? 23.5 डिग्री। तो एक पृथ्वी का झुकाव कोण और दूसरा वो क्या करती है कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है। इस कारण उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। उसकी स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों भिन्न भिन्न स्थानों पर जलवायु में ऋतु में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी की स्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी एक स्थान पर सीधा नहीं पड़ता है। ये समझने वाला तथ्य है। ऐसा नहीं है कि वर्ष भर विषुवत पर ही सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा चमकता है, नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमारी गति करती है, घूमती है सूर्य के चारों, तो उसकी स्थितियों में बदलाव होता है और पृथ्वी झुकी हुई है न कि बिल्कुल सीधी है, जिसके कारण उसकी स्थितियों में बदलाव होता है और सूर्य का प्रकाश एक स्थान पर सीधा न चमक के कभी इस अक्षांश पे चमकता है, कभी इस अक्षांश पे चमकेगा तो कभी इस अक्षांश पे चमकेगा। तो जिस अक्षांश पे भी सीधा चमकेगा वहां अधिक गर्मी होगी और जहां नहीं चमकेगा वहां पर कम गर्मी होगी, ठंडा का मौसम होगा। ठीक है, तो ये था
अक्षांश। दूसरी चीज है तुंगता या ऊंचाई। तुंगता या ऊंचाई से आशय यह है कि स्थल से जब हम ऊपर चलते हैं, जैसे क्षोभ मंडल है, जब स्थल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, और यह गिरावट प्रति 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। यानी 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है, कमी आ जाती है। और इस तरह से देखें कि यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में लोग बताते हैं कि जैसे हम वैष्णो जी जाते हैं तो गर्मियों में भी बहुत ठंड लगती है। कारण क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे चढ़ाई करते हैं, तो जब पर्वत पर ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है, जिसके कारण मई के महीने में भी उनको ठंड लगती है। तो यह कारण है कि इसी कारण पर्वत गर्मी के दिनों में भी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र देखें जो कि पर्वतीय क्षेत्र से नीचे हैं, वहां पर उतना ताप नहीं होता है ना, यानी ताप अधिक होता है। तो यह है तुंगता ऊंचाई। तो जलवायु को प्रभावित करता है। ऊंचे क्षेत्र क्या होते हैं, अधिक ठंडे होते हैं, और निम्न क्षेत्र जो नीचे के क्षेत्र है वो उनकी अपेक्षा गर्म होते हैं। अगला है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि वायु दाब एवं पवन तंत्र। इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। वायु दाब क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण है जो कि उसको ढके हुए है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपने ओर खींचे हुए है। तो वायु का एक आवरण पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से है, जो कि बंधा हुआ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, और वायु की सभी परतों के द्वारा पृथ्वी पर दाब पड़ता है। यानी वायु की परतों को, वायु में भी भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें हैं, विद्यमान हैं, और एक विशिष्ट लक्षण के कारण उसको वर्गों में विभक्त कर दिया गया है। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये आप पढ़े भी होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो इन सभी परतों के द्वारा जो पृथ्वी पर दाब पड़ता है, उसी दाब को कहते हैं वायु दाब। सीधे से अर्थों में वायुमंडल की सभी परतों के द्वारा पड़ने वाला दाब वायु दाब कहलाता है। दूसरा, पवन तंत्र। पवन तंत्र क्या है? पवनों के चलने की दिशा। पवनों के चलने की दिशा पवन तंत्र कहलाता है। और पवने किधर से किधर किस कारण चलती हैं? ध्यान देंगे कि पवने हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। जैसे यह है उच्च दाब, और इधर आपका हो गया निम्न दाब। उच्च दाब और निम्न दाब। तो पवने जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब यहां समझना महत्वपूर्ण है, उच्च दाब किसे कहेंगे और निम्न दाब किसे कहेंगे। निम्न दाब लो प्रेशर का क्षेत्र। जब देखें कि जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा चमकता हो, कोई स्थलीय भूखंड है, कोई स्थलीय भूखंड जहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा चमक रहा हो, तो वो क्षेत्र अत्यधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र पर सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है। तो वो क्षेत्र बिल्कुल गर्म हो जाता है, और वहां जहां कहीं भी आसपास नमी की मात्रा होती है, तालाब होता है, जल होता है भूमि के अंदर, सतह पर, भूसतह पर, वो वाष्पीकृत होने लगता है। और इस प्रकार
गर्म होकर उस क्षेत्र की वायु ऊपर उठने लगती है, और उस क्षेत्र की वायु जब गर्म होकर ऊपर उठने लगती है तो वही क्षेत्र जो बनता है उसको कहा जाता है निम्न दाब का क्षेत्र। यानी गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो उसको कहा जाता है निम्न दाब का क्षेत्र। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो क्षेत्र रिक्त हो जाता है, रिक्त यानी खाली हो जाता है। गर्म हवा की विशेषता होती है कि वो ऊपर उठती है। जब उस क्षेत्र में अधिक ताप प्राप्त होता है, वह इलाका बिल्कुल गर्म हो जाता है, उस क्षेत्र का जो वायुमंडल है गर्म हो जाता है, तो वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, या जहां कहीं भी जल होता है वो भी उसकी नमी को चुरा लेता है, वो भी वाष्प बन के ऊपर उठने लगता है, तो वो क्षेत्र रिक्त हो जाता है और लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, उसी को कहते हैं निम्न दाब। तो ऐसे में जहां कहीं भी आसपास ठंडी हवाएं होती हैं उसको चल देती हैं, और वही ठंडी हवा वाला क्षेत्र उच्च वायु दाब का क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए कि ठंडी वायु वाला क्षेत्र कहलाता है उच्च वायु दाब का क्षेत्र। तो ये ठंडी वायु की विशेषता होती है कि वो नीचे बैठती है, ठंडी हवा ऊपर नहीं उठती है, नीचे बैठती है। तो इसमें जो ठंडी हवा है उच्च दाब का क्षेत्र, यहां से ये हवा उस ओर चल देती है जहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो इस तरह पवन चलती है, और यही परिघटना होती है जो कि जलवायु को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है ना। ये प्रक्रिया होती रहती है। जैसे ताप की स्थितियों में बदलाव होता है, पवनों की दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है समुद्र से दूरी। आगे देखेंगे समुद्र से दूरी। समुद्र देखें कि जब समुद्र पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो समुद्र का जल बहुत तेजी से गर्म नहीं होता है, क्योंकि सागर बहुत विशाल है, सागर बहुत विशाल है, पानी बहुत गहराई तक है, तो सागर धीरे धीरे गर्म होता है। जबकि वही सूर्यताप अगर सीधा किसी स्थल भाग पे पड़ता है तो वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो सागर तट के जो क्षेत्र हैं, जैसे ये तटीय क्षेत्र है, ये तट वाले क्षेत्र है, जो निवासी हैं समुद्र के तट के, तो उन्हें न तो अधिक गर्मी का एहसास होता है, न तो अधिक ठंडी का एहसास होता है। मौसम यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल एक संतुलित मौसम होता है, न तो ज्यादा गर्मी न तो ज्यादा ठंडी, एक अच्छी जलवायु है। कारण कि पानी जब तक गर्म होता है इसका प्रभाव देखिए कि यहाँ पर उतना गर्म नहीं होता, जबकि इसकी अपेक्षा मान लीजिए सूर्य का तप, सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में भी बिल्कुल ये अक्षांश से मान लीजिए रेखा है, ये कोई अक्षांश रेखा है, तो सूर्य का ताप इस क्षेत्र पे भी सीधा पड़ रहा है और स्थलीय भाग पे भी सीधा पड़ रहा है ना। तो सूर्य का प्रकाश जब सागर पे पड़ रहा है सीधा, तो वहां सागर का पानी बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, जबकि स्थलीय भाग पे पड़ तो स्थल बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। तो इस तट की अपेक्षा बीच का जो क्षेत्र है स्थलीय भूभाग है, उस क्षेत्र पर गर्मी अधिक तेज पड़ती है। तो समुद्र से देखें कि अंदर जाते समय ताप में अंतर आ जाता है, यानी यहाँ ताप कम होता है, जैसे जैसे अंदर बढ़ते जाएंगे ताप क्या होता है, बढ़ता जाता है। यही ठंडियों में भी होता है, क्योंकि सागर ठंडा भी बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि स्थलीय भाग बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है। यही कारण है कि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन दिल्ली में अत्यधिक ठंड पड़ती है और गर्मी भी कम नहीं पड़ती है, चिलचिलाती धूप होती है। तो यह है समुद्र से दूरी। जैसे जैसे समुद्र से स्थल की ओर बढ़ते जाएंगे तापमान में अंतर आता जाता है।
अगला है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं एक अलग ही चैप्टर है, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जलवायु ऐसा टॉपिक है कि इसमें सबका हमको अध्ययन बेसिकली करना है ना। और वायुदार पवन तंत्र का अध्ययन करना है, महासागरीय धाराएं क्या है, महासागर में धाराएं चलती हैं जिनकी एक निश्चित दिशा होती है। तो महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में तट के सहारे प्रवाहित होती है। तट क्या होता है? स्थल, वह स्थल जो समुद्र के किनारे तट कहलाता है। तो तट के सहारे जो भी महासागरीय धाराएं चलती हैं तो वो वहां के क्षेत्र को गर्म या ठंडा कर देती हैं। यदि वो महासागरीय धारा प्रवाहित हो रही है और उसका जल गर्म है तो उसके प्रभाव से वो स्थलीय भाग क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही, किसी भी क्षेत्र की बात हो रही है, चाहे अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप के देश हो जो तट से लगे हुए, अगर गर्म धारा प्रवाहित हो रही है तट से तो वो क्षेत्र गर्म हो जाएगा, और ठंडी धारा प्रवाहित हो रही है तो क्षेत्र क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो महासागरीय धाराओं का प्रभाव पड़ता है, जलवायु को प्रभावित करती है महासागरीय धाराएं। गर्म जल धारा है तो उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, ठंडी जल धारा है तो पवन के प्रवाह से उस क्षेत्र को गर्म कर देगी, है? चलिए नेक्स्ट समझते हैं उच्चावच लक्षण। उच्चावच लक्षण क्या है? उच्चावच लक्षण अर्थात ऊंचे स्थल। सागर तल से स्थल की ऊंचाई को नापा जाता है सागर के तल से। जैसे स्थल, महाद्वीप क्या है? महाद्वीप पृथ्वी के ऊपर उठे हुए भाग हैं। तो महाद्वीप स्थल के ऊपर उठे हुए भाग हैं, तो महाद्वीपों की ऊंचाई यानी स्थल खंड की ऊंचाई को हम नापेंगे समुद्र के तल से। ध्यान देंगे, समुद्र का तल, क्योंकि समुद्र का जल एक बराबर होता है, तल समान होता है, उससे हम स्थल की ऊंचाई को मापते हैं। तो उच्चावच लक्षण ऊंचे उठे पर्वत श्रेणियां, पठारी क्षेत्र, ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हिमालय की स्थिति से इसको समझेंगे। हिमालय की स्थिति से, हिमालय की स्थिति इस प्रकार है भारत में, इस प्रकार वो फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर भारत की उत्तरी सीमा पर, कि ये एक तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर शीत ऋतु से हमारी रक्षा करता है। तो क्या कर दिया इसने? जलवायु को प्रभावित कर दिया। यदि यह श्रेणी नहीं होती तो हमारे देश की जलवायु कुछ अलग होती, लेकिन इस पर्वत श्रेणी ने और इसके ऊंचे उठे शिखर ने प्रभावित किया जलवायु को। दूसरा, यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होता तो सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो आर्द्रता भरी होती हैं गर्मी के दिनों में, वे इन श्रेणियों से टकराती नहीं तो फिर वर्षा कैसे होती? वर्षा नहीं होती तो भारत एक शुष्क क्षेत्र हो जाता, सूखा क्षेत्र हो जाता। तो उच्चावच दशाएं पवनों को रोककर वर्षा करती हैं और वहां की जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती। यह है उच्चावच लक्षण। ऊंचे पर्वत शिखर आर्द्रता भरी हवाओं को रोक के वर्षा भी करते हैं, या फिर उसके पीछे जाके क्या करते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र बना देते हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट श्रेणी, पश्चिमी घाट श्रेणी, इस श्रेणी में देखें कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली पवनें जब इससे टकराती हैं तो क्या होता है? इस क्षेत्र में भारी वर्षा करती है। जो तटवर्ती क्षेत्र है इसमें भारी वर्षा होती है, किंतु इस पर्वत श्रेणी से पार करके जैसे ही ये पवनें नीचे की ओर उतरती हैं
इस तरीके से, तो अपनी नमी को खो जाती है, यानी नमी इनकी समाप्त हो जाती है और फिर इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है। और इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है तो इसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र जहां पर्वत की ढाल के सहारे दूसरी ओर का क्षेत्र सूखा रह जाता है, वर्षा मुक्त रह जाता है, उसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, तो यह था आज के इस चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि हम लॉकडाउन हटने के बाद भी पढ़ा रहे हैं तो क्या ये सही है, आप जरूर हमको बताएं। हाँ, पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये आप हमको बताएं। ठीक है, और हमारी समझ से तो ठीक है, क्योंकि आगे कभी भी आप घर पे रहेंगे तो घर पे भी अध्ययन करिए, विद्यालय में भी हमसे जुड़िए। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये टॉपिक थोड़ा जटिल होगा, समझने में भी थोड़ा, एक बार में समझ में ना आए तो 1 से 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें और इसको समझने का प्रयास करें। साथ साथ पुस्तक भी पढ़ें और उससे भी समझें। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।